हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 साइंस का क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपके यूपी बोर्ड के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आइए चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो में हम कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी करेंगे। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है? तो पहला ऑप्शन है 5.6 से अधिक, 5.6 से कम, 12 से अधिक, 14 से कम। तो आपको पता है कि अम्लीय वर्षा तब होती है जब वायुमंडल में कई सारी हानिकारक गैसें होती हैं, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड हो गया। ये क्या करता है, जैसे मान लीजिए सल्फर डाइऑक्साइड के ये पार्टिकल है, ये क्या है, पार्टिकल है। ऊपर से पानी बरसा, पानी में क्या होता है आप जानते हैं भैया, H2O पानी का फार्मूला होता है। और जैसे ही ये SO2 जो है रिएक्शन करेगा, क्या बना लेगा, ये बना लेगा सल्फ्यूरिक एसिड। क्या बना लेगा, सल्फ्यूरिक एसिड। और इसका पीएच वैल्यू कितना होता है, यही हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसका होता है 5.6 से कम। ठीक, अब मैं आपसे कुछ और पूछ लेता हूं। ध्यान रहे दोस्तों, हमें क्वेश्चन करना नहीं है, हमें क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ और फैक्ट भी जानने हैं। जैसे मैं पूछ लूं आपसे, हमारे खून का पीएच मान कितना होता है? डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है, हमारे खून का पीएच मान कितना होता है? खून का पीएच मान कितना होता है? खून का पीएच मान होता है 7.4। ठीक ठीक, तो आइए आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन हम करते हैं। आई होप आप पहला क्वेश्चन समझ गए होंगे। तो आइए दूसरा देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, आपका, मनुष्य के लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? पहला ऑप्शन है ट्रिप्सिन, दूसरा ऑप्शन है लाइपेज, तीसरा है टाइलिन और डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है कि जब हम खाना खाते हैं, यानी हमने फूड लिया, तो हमारे लार में, आपको पता है हमारे शरीर में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है? 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं, यानी इनकी संख्या कितनी है? 6 है। एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि ये कहाँ कहाँ पाई जाती है। तो आपको पता होना चाहिए, एक हमारे जीभ के अंदर पाई जाती है और एक ऊपर और एक हमारे यहाँ कान के पास। 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। तो इनकी संख्या कितनी है? 6 है। और यही पूछा जा रहा है कि मनुष्य के लार में कौन सा एंजाइम होता है? तो कौन सा होता है? टाइलिन होता है। अच्छा मैं पूछूं, लाइपेज, लाइपेज कहाँ से निकलता है? तो आप बताएंगे लाइपेज निकलता है भैया आंतों से। कहाँ से निकलता है? हमारी आंत से। ठीक, मैं पूछ लूं यकृत से क्या निकलता है? यकृत से क्या निकलता है? तो आप बताएंगे कि यकृत से क्या निकलता है? पित्तरस निकलता है। क्या निकलता है? पित्तरस निकलता है। ठीक, मैं पूछ लूं अग्नाशय से क्या निकलता है? अग्नाशय से, अग्नाशय से क्या निकलता है? अग्नाशय से निकलता है हमारा इंसुलिन हार्मोन। क्या निकलता है? इंसुलिन, इंसुलिन हार्मोन निकलता है। ठीक, अब आपको पता होगा जब हम कोई फूड लेते हैं तो उसमें क्या होता है? ग्लूकोज होता है। और जब हम ग्लूकोज ज्यादा ले लेते हैं, ज्यादा मात्रा हमारे शरीर में ग्लूकोज हो जाता है हमारे खून में, तो जो ये इंसुलिन हार्मोन है, ये हमारे खून में ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करता है। अगर आपके खून में ग्लूकोज लेवल ज्यादा हो जाएगा तो आपको शुगर का रोग हो सकता है, जिसे हम मधुमेह रोग कहते हैं। तो अगर इसीलिए जो कहा जाता है कि आप ग्लूकोज कम मात्रा में खाइए, यानी आप ज्यादा मीठा मत खाइए, ज्यादा गन्ने का रस मत लीजिए, है ना। तो इंसुलिन क्या करता है, हमारे खून में ग्लूकोज लेवल को क्या करता है? कंट्रोल करता है। प्यारे दोस्तों, ये कभी कभार ऐसा होता है, जैसे मान लीजिए हमारे पेट में यहाँ पर है अग्नाशय, अब हमने क्या किया, खाना खाया, किसी का पेट इतना ज्यादा फुला रहता है, ऐसे फुला रहता है, तो कई बार ये अग्नाशय जो है दब जाता है, यानी सही से काम नहीं करता। तो जब सही से काम नहीं करता तो जो इंसुलिन हार्मोन है हमारा, ये कम स्रावित होता है, या हो सकता है ज्यादा स्रावित होने लगे। तो इस कंडीशन में हमें शुगर रोग होने की संभावना बनी रहती है। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? टाइलिन हो जाएगा। चलिए आइए दूसरा क्वेश्चन, तीसरा करते हैं हम। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, अवतल लेंस को क्या कहते हैं? अवतल लेंस को हम क्या कहते हैं? अब आपको पता है कि
जैसे हम कहें अवतल लेंस होता कैसा है, अवतल लेंस भैया आपको पता है अवतल लेंस ऐसे होता है, कैसे होता है, ऐसे। उत्तल लेंस कैसा होता है, उत्तल लेंस ऐसा होता है, ठीक। अब आपको पता है कि मान लीजिए एक शीशा इसका, यहां से कोई प्रकाश किरण चलेगी और आपको पता होना चाहिए कि लेंसों में क्या होता है, लेंसों में होता है अपवर्तन की घटना। तो यह अपवर्तन के पश्चात क्या करेगी, थोड़ा सा डाइवर्स हो जाएगी, जिसको हम क्या बोलेंगे बाद में, इसको हम डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं, आपको पता होगा। और इसमें उत्तल लेंस में क्या होता है, उत्तल लेंस में ये क्या करती है, फोकस की ओर, फोकस की ओर चली जाती है, और इसमें हमें फोकस की ओर आती हुई ऐसे क्या करती है, प्रतीत होती है ना, ऐसा लगता है कि ये फोकस से आ रही है, ये किरण जो है ऐसा लग रहा है कि फोकस से आ रही है, पर ये फोकस से नहीं आती। तो अवतल लेंस को क्या कहते हैं, अवतल लेंस क्या कर रहा है, दूर फैला रहा है, तो इसको हम अपसारी बोलेंगे, क्या बोलेंगे, अपसारी, यहाँ होगा अपसारी, ठीक, क्या बोलेंगे, अपसारी। अच्छा उत्तल लेंस को क्या बोलेंगे, उत्तल लेंस को बोलेंगे अभिसारी लेंस, ठीक। चलिए आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। चौथा क्वेश्चन है हमारा, मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा होता है, ठीक। अब आप समझिए, जैसे आपको पता होगा कि जो उत्तल दर्पण होता है, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण ऐसा होता है, इसके जो उत्तल दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ होता है ये इस तरफ उभरा वाला होता है, यानी प्रकाश किरण ऐसी आएगी, ऐसे ऐसे वापस हो जाएगी। और अवतल लेंस में क्या होता है, अवतल लेंस में, सॉरी अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में कैसा होगा कि ये जो चिकना पृष्ठ होगा अंदर की ओर, है ना, तो ये क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा किरणों को क्या करेगा, अपने अंदर लेगा। तो गाड़ी के सामने, सामने जो होता है ये वाला, इसको हम क्या बोलते हैं, उत्तल दर्पण, क्या बोलते हैं भैया, उत्तल दर्पण। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उत्तल। अच्छा अगर मैं पूछ लूं कि गाड़ी के बगल में साइड, साइड मिरर जो होता है, साइड मिरर को हम साइड मिरर में कौन सा लगाते हैं, तो साइड मिरर में हम लगाते हैं अवतल दर्पण, कौन सा लगाते हैं, अवतल दर्पण। तो 4 का आंसर क्या हो जाएगा, 4 का आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन बी होगा यहाँ पर, और ये ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए आइए आगे हम 5वां क्वेश्चन करते हैं। 5वां क्वेश्चन कहा गया है, किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो आपको पता होगा कि उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है क्या होती है, हमेशा धनात्मक होती है। लेकिन अवतल दर्पण की क्या होती है, अवतल दर्पण की होती है नेगेटिव। और समतल दर्पण की आपको पता है, समतल दर्पण की धनात्मक दूरी कितनी होती है, एग्जाम में पूछा जाता है, इनफाइनाइट होती है, कितनी होती है, इनफाइनाइट। अच्छा मैं पूछ लूं, आपको फोकस दूरी दी गई है तो आपको पता होगा क्षमता, क्षमता बराबर क्या होता है, यानी पावर बराबर 1/f। इसका इसका सॉरी इसका यूनिट क्या होगा, इसका मात्रक क्या होगा, आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो अगर मैं कह दूं कि अगर f बराबर इनफाइनाइट हो जाए, f बराबर क्या हो जाए, इनफाइनाइट हो जाए, तो इसका मान क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यानी आपको ये पता चला कि समतल दर्पण की, समतल दर्पण का पावर यानी क्षमता कितना होता है, 0 होता है, कितना होता है, 0 होता है, ठीक। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। 6 वाले क्वेश्चन में, 6 क्वेश्चन है, दही का जमना किस प्रकार की क्रिया है। दही का जमना आपको पता है किण्वन, कौन सी प्रक्रिया है, किण्वन प्रक्रिया है। अच्छा मैं कुछ और पूछ लेता हूं, मैं कहूं पौधे अपना भोजन किस प्रक्रिया द्वारा लेते हैं, पौधे अपना भोजन, पौधे अपना भोजन किस प्रक्रिया के द्वारा बनाते हैं, तो आप कहेंगे ये कैसी अभिक्रिया है, प्रकाश संश्लेषण है। ये कौन सी अभिक्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण। तो दही का जमना सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए आइए अगला क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं हम। 7वां क्वेश्चन है, मनुष्य का वृक्क जिसे हम किडनी भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, किडनी भी बोलते हैं, किडनी किससे संबंधित है। तो आपको पता होगा किडनी क्या करती है, हमारे खूनों को छानती है, हमारे पानी को भी जो यूरिया होता है उसको क्या करती है, छानती है ना। तो
किडनी का काम होता है उत्सर्जन का। किडनी का काम क्या होता है? उत्सर्जन। मैं पूछ लूं फेफड़ा का काम क्या होता है? फेफड़ा, फेफड़ा का काम होता है श्वसन। और परिवहन का किसका काम होता है? शरीर में परिवहन। अच्छा, मैं अगर रक्त परिवहन पूछ लूं, रक्त में यानी हमारे ब्लड में, रक्त में गैसों का परिवहन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रक्त में गैसों का परिवहन, परिवहन कौन कराता है? रक्त में गैसों का परिवहन कराता है हीमोग्लोबिन। कौन कराता है? हीमोग्लोबिन। ध्यान रहे, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? जिससे हम विभवांतर मापते हैं, तो इसको हम कहते हैं भैया वोल्ट मीटर। क्या कहते हैं? वोल्ट मीटर। ठीक। मैं पूछूं धारा मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो धारा मापने वाले यंत्र को हम कहते हैं अमीटर। धारा मापने वाला यंत्र। ठीक। गैल्वेनोमीटर क्या नापता है? गैल्वेनोमीटर मापता है जब सेंसिटिव, मतलब ये क्या करता है? करंट सेंस कर लेता है। मतलब अगर थोड़ी सी भी करंट गुजरेगी तो हो सकता है एमीटर ना नाप पाए, लेकिन गैल्वेनोमीटर की सुई डोल जाती है। ठीक। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव नेत्र में कौन सा लेंस लगा होता है? तो मानव नेत्र में कौन सा लेंस पाया जाता है? सॉरी, तो मानव नेत्र में कौन सा लेंस पाया जाता है? उत्तल लेंस पाया जाता है। अब मैं आपसे कुछ पूछ लेता हूं, जैसे हमारी ये आंख हो गई, ठीक, और यहाँ हमारा क्या लगा है? लेंस लगा है। तो ये जो लेंस होता है, मैं आपसे पूछूं आंख का कौन सा भाग डोनेट किया जाता है? ये एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है, जितने भी क्वेश्चन मैं बोल रहा हूं। तो आंख का कौन सा भाग डोनेट किया जाता है? आप कहेंगे कि जो हम दान करते हैं, आंख का कौन सा भाग दान होता है? तो आप कहेंगे कॉर्निया होता है। क्या होता है? कॉर्निया होता है। कौन सा होता है भैया? कॉर्निया होता है। मैं पूछूं आंख के लिए कौन सी विटामिन जरूरी है? तो आप कहेंगे विटामिन ए जरूरी है। विटामिन ए जरूरी है। ठीक। मैं पूछूं विटामिन ए की सोर्स क्या है? तो आप कहेंगे गाजर सबसे बेस्ट सोर्स होता है। गाजर सबसे क्या होता है? बेस्ट सोर्स होता है। गाजर सबसे बेस्ट सोर्स होता है। अच्छा, मैं पूछूं गाजर में पाया क्या जाता है? तो गाजर में पाया जाता है कैरोटीन। क्या पाया जाता है? कैरोटीन पाया जाता है। और यही कैरोटीन हमारे लीवर में इकट्ठा हो जाता है, और लीवर में इकट्ठा होने के बाद ये आंख के पास जाता है और आंख की कॉर्निया को मजबूत करता है। अच्छा, मैं पूछ लूं कि आंख का कौन सा रंग, आंख का कौन सा रंग आंख को कलर प्रदान करता है, कलर देता है? तो आप बोलेंगे आइरिस। आइरिस। अच्छा, आइरिस को हिंदी में क्या कहते हैं? आइरिस को हिंदी में बोलते हैं परितारिका। क्या बोलते हैं? परितारिका। तो ये क्या करता है? ये आंख को रंग प्रदान करता है। ठीक। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस। अच्छा, इसी में हम पढ़ लेते हैं दृष्टिदोष। ठीक। अब मैं पूछूं निकट दृष्टिदोष में क्या होता है? निकट दृष्टिदोष में आपको पता है निकट की वस्तुएं दिखाई देती हैं, निकट की वस्तुएं दिखाई देती हैं पर दूर की नहीं। जैसे मान लीजिए यहाँ इनफाइनाइट पर कोई वस्तु रखी है। अच्छा, निकट मतलब होता है 25 सेंटीमीटर, है ना? आंख का मिनिमम डिस्टेंस कितना होता है देखने के लिए? 25 सेंटीमीटर, और मैक्सिमम इनफाइनाइट हो सकता है। तो निकट दृष्टिदोष में निकट की वस्तु दिखाई देती है, तो इसके लिए निकट के लिए कौन सा लेंस यूज करते हैं? आप कहेंगे भैया दूना। दूना से क्या होता है? एक ट्रिक है। निकट के लिए क्या यूज करेंगे? अवतल लेंस, और दूर दृष्टिदोष के लिए क्या यूज करेंगे? उत्तल लेंस। तो इस ट्रिक को आप याद कर लीजिए। तो निकट दृष्टिदोष के लिए क्या यूज करेंगे? अवतल लेंस। तो हम एक चश्मा लगाएंगे, चश्मे में हम लगा देंगे अवतल लेंस, ऐसे लगा रहेगा। अब ये क्या करेगा? निकट की वस्तु को थोड़ा सा ऐसे डाइवर्ट करेगा। अब ये जाके यहाँ बनेगी, इसका इमेज कहाँ बनेगा? रेटिना पर बनेगा। इसको थोड़ा बढ़िया से समझते हैं। जैसे देखिए, ये आंख हो गई, ये आंख का लेंस। अब इसमें क्या होगा कि हम जैसे हमने उत्तल लेंस लगा दिया, अब ये किरण को थोड़ा सा डाइवर्ट करेगा, फिर जाके एक रेटिना पर बनने लगेगा। फिर ये क्या करेगा? जाके
रेटिना पने, यानी आपसे ये समझ में आया कि आंख में वस्तु का प्रतिबिंब किस पर बनता है? तो आप कहेंगे वस्तु का प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर। किस पर बनता है? रेटिना पर बनता है। ठीक, चलिए आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन है, रुधिर का कौन सा अवयव रक्तस्राव को रोकता है? तो आपको पता है जो प्लेटलेट्स होता है वो क्या करता है? रक्तस्राव को रोकता है। अब आपको पता होगा कि हमारा खून किसमें बनता है। अब मैं यही सबसे क्वेश्चन कर लेता हूँ ब्लड से रिलेटेड। चलिए बताइए, हमारे शरीर जितना वेट होगा, हमारे शरीर के वजन का 7% खून होना चाहिए। यानी अगर आपका वजन 100 kg है तो आपके शरीर में 7 लीटर खून होना चाहिए। ठीक, अगला क्वेश्चन, खून को लाल रंग कौन प्रदान करता है? तो आप कहेंगे हीमोग्लोबिन। अच्छा, हीमोग्लोबिन क्यों प्रदान करता है? हीमोग्लोबिन इसलिए प्रदान करता है कि उसमें पाया जाता है लोहा। आपको पता है ना, लोहा, हीमोग्लोबिन। मैं पूछ लूं रक्त कहाँ बनता है? तो आप कहेंगे रक्त बनता है अस्थि मज्जा में, बोन मैरो में। कहाँ बनता है? अस्थि मज्जा में। अब कहेंगे सर अस्थि मज्जा कहाँ कहाँ पाई जाती है? अस्थि मज्जा वहां पाई जाती है जहां मोटी मोटी हड्डियां होती हैं। जैसे मैं कहूँ जांघ की हड्डी, तो जांघ की हड्डी ऐसे है तो यहाँ अंदर क्या पाई जाती है? अस्थि मज्जा पाई जाती है, और इसमें हड्डी में क्या होते हैं? होल होते हैं, और यहीं से बन बन के ये निकलता रहता है। मैं पूछूं ब्लड का कब्रिस्तान किसे कहते हैं? यानी जहां जो है कोशिकाएं ये ब्लड मर जाती हैं, यानी दोबारा पुनर्जीवित जिसको हम बोलते हैं, रिवाइव कहाँ करते हैं? तो आप कहेंगे यकृत। अच्छा, कहीं कहीं प्लीहा भी लिखा रहता है। प्लीहा यानी जिसको हम बोलते हैं, सॉरी प्लीहा बोलते हैं हिंदी में इसको हम, प्लीहा। ठीक, इसे हम क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं ब्लड ऑफ ग्रेवयार्ड ऑफ ब्लड, यानी रक्त का कब्रिस्तान जिसको हम बोलते हैं। ठीक, अब अगर मैं पूछ लूं कि ब्लड जो है हमारे ब्लड में, हमारा ब्लड जो है कितने टाइप का होता है? तो आपको पता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लाज्मा, है ना, प्लेटलेट्स, है कि नहीं? अच्छा, एक बात और, हमारे खून में हिपैरिन होता है, हिपैरिन। अब आप कहेंगे हिपैरिन क्या है? हिपैरिन क्या करता है कि हमारे खून को जमने से रोकता है। अब आप कहेंगे सर जैसे कि कट गया कहीं पर, खून निकलने लगा, तो हिपैरिन अगर ज्यादा रहेगा तो खून कम जमेगा। और ये ध्यान रहे, अगर खून हमारे शरीर के अंदर अगर खून जमने लग जाएगा तो हार्ट अटैक की आने की संभावना बनी रहेगी। तो हिपैरिन जो है हमारे खून को शरीर के अंदर खून को जमने से रोकता है। तो सारी चीजें जरूरी होती हैं। ठीक, चलिए आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। 11वां क्वेश्चन है, पौधे में जल का परिवहन कौन करता है? तो आप जानते हैं जाइलम, ये हम क्लास 9 में पढ़ चुके हैं। और फूड का जो हम जड़ से लेता है ये कौन करता है? फ्लोएम करता है। ठीक, चलिए आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पेड़ पौधे की पत्तियां हरा किसके कारण होता है? तो आप कहेंगे क्लोरोफिल के कारण। अब क्लोरोफिल के कारण क्यों होता है? क्योंकि उसमें पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट। क्या पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। चलिए हम आपसे कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं। क्लोरोप्लास्ट, मैं पूछ लूं दूध किसके कारण सफेद होता है? दूध किसके कारण सफेद होता है? तो आप कहेंगे कैसीन के कारण। किसके कारण होता है? कैसीन के कारण। मैं पूछ लूं कैसीन को पचाने वाला एंजाइम बताइए, तो आप कहेंगे रेनिन। हमारे पेट के अंदर पाया जाता है रेनिन, जो क्या करता है? दूध के कैसीन प्रोटीन को पचाता है। मैं पूछ लूं दूध पीला किसके कारण होता है? तो आप कहेंगे कैरोटीन के कारण। किसके कारण होता है? कैरोटीन के कारण। ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। और कुछ आपसे पूछ लेते हैं। मैं पूछ लूं सेब का रंग किसके कारण होता था? आप कहेंगे एंथोसाइनिन की वजह से। किसके कारण होता है? एंथोसाइनिन की वजह से। मैं पूछ लूं सेब में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो आप कहेंगे मैलिक एसिड पाया जाता है। कौन सा एसिड पाया जाता है? मैलिक एसिड पाया जाता है। ठीक, मैं पूछ लूं प्याज में गंध किसके कारण आती है? प्याज में, आप कहेंगे प्याज में गंध आती है सल्फर के कारण। प्याज हो, लहसुन हो, कुछ भी हो, सब में गंध किसके कारण आती है? सल्फर के कारण आती है। कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं। मैं कहूं बैगन का रंग
बैगनी क्यों होता है? तो आप कहेंगे एंथोसाइनिन, उसका भी कारण क्या है? एंथोसाइनिन। जामुन का रंग बैगनी, एंथोसाइनिन सारे जो है। मैं पूछ लूं खीरा, खीरा तीता क्यों आता है? खीरा जो है आता है ना, तो आप कहेंगे कुकुरबिटासिन की वजह से। किसके वजह से होता है? कुकुरबिटासिन की वजह से। ठीक ठीक। मैं पूछ लूं जो ये आलू होता है, आलू में कहीं कहीं हरा रंग हो जाता है ना, तो हरा रंग किसके कारण होता है? हरा रंग होता है सोलेनिन की वजह से। किसके कारण होता है आलू का हरा रंग? ये एग्जाम में सब पूछे जाते हैं। आलू का हरा रंग किसके कारण होता है? ये होता है सोलोनिन के कारण। किसके कारण? सोलेनिन के कारण होता है। ठीक। अच्छा मैं पूछ लूं आदमी किसके वजह से काला होता है? चलिए बताइए। आदमी होता है, आदमी के अंदर एक पाई जाती है प्रोटीन, आपको पता होगा, एक प्रोटीन पाई जाती है बायोटीन। किसके वजह से? सॉरी बायोटीन नहीं, उसके अंदर पाई जाती है प्रोटीन, नाम नहीं याद आ रहा है। चलिए हम अब बताते हैं, याद आ जाएगा तो। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है सौर सेल बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? सौर सेल बनाने के लिए किया जाता है किसका? सिलिकॉन का। किसका यूज किया जाता है? सिलिकॉन का यूज किया जाता है। ठीक। चलिए आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मुख्य प्रदूषक कौन होता है? तो आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड इसमें क्या है? प्रदूषक है। अच्छा इसी के साथ अगर जैसे हम सीएफसी पूछ लें, तो सीएफसी भी क्या है? प्रदूषक है। मैं पूछ लूं SO2 क्या है? तो सब प्रदूषक है, सारी CO सब प्रदूषक गैसें हैं। ठीक। ऑक्सीजन आपको पता है हमारे वायुमंडल में कितने परसेंट पाया जाता है? तो आप कहेंगे भैया 21% पाया जाता है। मैं पूछ लूं नाइट्रोजन कितने पाया जाता है? तो आप कहेंगे 78% पाया जाता है। मैं पूछ लूं आर्गन कितने परसेंट पाया जाता है? तो आप कहेंगे 0.93%। मैं पूछ लूं CO2 कितने परसेंट पाया जाता है? आप कहेंगे 0.04%। यह सबको याद होना चाहिए क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं डायरेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रक्त लाल किस कारण से दिखाई देता है? तो अभी आपने पढ़ा कि हीमोग्लोबिन की वजह से रक्त लाल दिखाई पड़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? अपवर्तन के आपको पता है 2 नियम होते हैं। चलिए आइए दोनों नियम हम देख लेते हैं। पहला नियम तो यह कहता है कि जो मान लीजिए कोई लेंस है ना, कोई क्या है? लेंस है। तो अगर किरण ऐसे मान लीजिए अभिलंब है, किरण ऐसे आएगी और ऐसे जाएगी, सॉरी उल्टा बता दिया। जो पहला नियम है, पहले नियम में क्या होता है कि सारी चीजें अविलंब, आपकी आपतित किरण और आपतन किरण, आपतित किरण और अपवर्तित किरण और अभिलंब सब एक ही बिंदु पर होता है। दूसरा नियम क्या है? दूसरा जानते हैं, दूसरे नियम को हम क्या बोलते हैं? स्नेल का नियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्नेल का नियम। स्नेल का नियम क्या कहता है? ये इंपॉर्टेंट क्योंकि एग्जाम में आता है। इसका कहता है कि जो अपवर्तनांक होता है, अपवर्तनांक को आपको पता है कि हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं। तो अपवर्तनांक बराबर होता है साइन आई। साइन आई आपको पता है, आई बराबर क्या होता है? आपतित किरण और साइन आर। साइन, यहाँ साइन आर क्या दिखा रहा है? आर दिखा रहा है अपवर्तित किरण को। किसको बता रहा है? अपवर्तित किरण को। ठीक, ये अपवर्तित किरण बता रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है ओम। ठीक। अब मैं अगर आपसे पूछ लूं कि ओम का नियम क्या है? ओम का नियम, ओम का नियम आप जानते हैं। ओम का नियम क्या होता है? ओम का नियम होता है बी, जो होता है धारा के क्या होता है? डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ आपको पता है कि ये अगर चिन्ह हटेगा तो क्या लगेगा? एक नियतांक लगेगा। तो ये ओम का नियम होता है। ठीक। तो प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। मैं पूछ लूं विभवांतर का मात्रक क्या होता है? तो आप कहेंगे वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट होता है। मैं पूछ लूं धारा का मात्रक क्या होता है? तो आप कहेंगे एम्पियर होता है। क्या होगा? एम्पियर होता है। ठीक। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। वायुमंडल में कौन सा रंग प्रकीर्णन यानी स्कैटरिंग सबसे अधिक होता है? तो स्कैटरिंग किसका होता है? सबसे ज्यादा नीला रंग का होता है। और लाल रंग का क्या होता है? सबसे कम। अगर सबसे कम पूछा जाए, सबसे कम पूछा जाए तो आप कहेंगे कि सबसे कम होता है भैया लाल रंग का। किसका होता है? लाल रंग का। और लाल रंग का तरंग दैर्ध्य क्या होता है? सबसे लाल रंग का तरंग दैर्ध्य जो होता है ये
सबसे ज्यादा सबसे कम होता है। लाल रंग का तरंग दैर्ध्य क्या होता है? सबसे कम होता है। और इसी की वजह से जो लाल रंग की प्रकाश किरण होती है उसकी आवृत्ति ज्यादा होती है। उल्टा बोल दिया हमने। यहाँ जो होगा तरंग दैर्ध्य इसका सबसे ज्यादा होता है, तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होता है, इसका सबसे ज्यादा होता है। ठीक। और आवृत्ति इसकी क्या होती है? आवृत्ति इसकी कम होती है, आवृत्ति कम होती है। ठीक। और अगर बैगनी रंग के कंडीशन में ये उल्टा होगा। बैगनी रंग के लिए यानी नीले रंग के लिए तरंग दैर्ध्य अधिक हो जाएगा बैगनी रंग का। मैं पूछूं बैगनी रंग का तरंग दैर्ध्य कम होगा कि ज्यादा, तो आप कहेंगे कम होगा। और आवृत्ति क्या होगी? आवृत्ति ज्यादा होगी। यानी आप ये समझे अगर तरंग दैर्ध्य कम तो आवृत्ति ज्यादा, आवृत्ति कम तो तरंग दैर्ध्य ज्यादा। तो इसमें उल्टा रिलेशन होता है। ठीक। तो सबसे अधिक प्रकीर्णन नीले रंग का और सबसे कम प्रकीर्णन लाल रंग का। ठीक। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 19वां। पाचन की क्रिया कहाँ पूरी होती है? ठीक। तो पाचन की क्रिया पूरी होती है आपकी छोटी आंत में, और जो बचा खुचा पानी वानी रहता है ये हमारे चला जाता है बड़ी आंत में। जैसे मैं अगर आपको समझाऊं थोड़ा सा, जैसे ये हमारा अमाशय हो गया, अमाशय के अंदर ये सारे आपके क्या है, यहाँ यकृत है आपका, यहाँ यकृत है, यहाँ अग्नाशय है, और यहाँ बड़ी आंत आ जाती है ना, और यहीं लगा रहता है आपका अपेंडिक्स। अपेंडिक्स क्या है हमारा? अपेंडिक्स अवशेषीय अंग है जिसका हमारे शरीर में कोई यूज नहीं है। पहले हम सब घास फूस खाते थे, आपको पता है आदिमानव, तो इसका यूज होता था। अभी ये अपेंडिक्स का कोई यूज नहीं है। तो ये क्या एक अवशेषीय अंग है, कभी कभार इसमें कैंसर वगैरह हो जाता है तो काट के निकलवाना पड़ता है। और इस तरफ से क्या होता है, इस तरफ से जो बचा खुचा भोजन रहता है यहाँ के मलाशय में इकट्ठा हो जाता है, फिर आप बाहर हो जाता है ये। ठीक। अच्छा मैं पूछ लूं कि छोटी आंत में किसके द्वारा अवशोषण होता है इसका? तो बिलाई। जैसे मान लीजिए छोटी आंत है, तो छोटी आंत के ऐसे छोटे छोटे बिलाई, जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? बिलाई। तो ये बिलाई क्या करते हैं, ये हमारे जो भोजन में जरूरी सब्सटेंस होते हैं जैसे प्रोटीन विटामिन, ये सब को क्या करता है? अवशोषित करता है। तो हमें यहीं से एनर्जी मिलती है। अगर ये बिलाई ना हो तो क्या हो जाएगा, ये अवशोषित नहीं होगा। अब बुढ़ापे में यही होता है क्योंकि ये सिकुड़ जाती हैं। तो कहते हैं ना कभी कभार खाना नहीं पचा, ये नहीं पचा, तो ये इसकी कंडीशन की वजह से होता है। ठीक। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है किसी भी अम्लीय विलयन का पीएच कितना होता है? अम्लीय, तो आपको पता है कि सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने पीएच की खोज की थी। सोरेनसन, किसने खोज की थी? सोरेनसन। सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने पीएच की खोज की और उसने बताया एक पीएच स्केल बनाया। क्या बनाया? एक पीएच स्केल बनाया। ठीक। क्या बनाया? एक पीएच स्केल बनाया, एक पीएच स्केल। और यहाँ पे इन्होंने रखा 0, यहाँ पर रखा यहाँ पर रखा 7 इन्होंने, और यहाँ पर रखा 0 और यहाँ पर रखा 14। इन्होंने कहा कि जो अम्लीय होगा वो जैसे जैसे हम 0 पर आएंगे बढ़ेगा, अम्लीयता बढ़ेगी, और जैसे जैसे हम 14 की ओर जाएंगे घटेगी। और क्षारीयता जैसे यानी इस तरफ हम कहेंगे अम्लीय प्रकृति क्या हो रही है? बढ़ रही है। इस तरफ क्या बढ़ रही है? अम्लीयता बढ़ रही है, और इस तरफ क्षारीयता बढ़ रही है, यानी उल्टा होता है इनका, क्षारीयता। ठीक। तो अम्लीय विलयन का पीएच मान क्या होता है? 7 से कम होता है। क्या होता है? 7 के नहीं, 7 के बराबर भी नहीं, 7 से कम। ठीक। अगर मैं ये पूछ लूं कि जल का पीएच मान कितना होता है, तो आप कहेंगे भैया शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। मैं पूछ लूं, एक आपको ऐसे दिए रहेगा, कहेगा NaOH का पीएच मान बताइए, उसमें लिखा रहेगा 7 से कम, 7 से अधिक, 7 के बराबर, इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है ये क्षार है। तो क्षार क्या होता है? क्षार 7 से अधिक और 14 से कम। ठीक। चलिए आइए अगला देखते हैं। तो 20 क्वेश्चन है, इस तरह आपके ये 20 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हो सकता है SST का लाया जाएगा, यानी सामाजिक विज्ञान का आपके क्वेश्चन लाया जाएगा। ठीक। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही मजेदार वीडियो आती रहेंगी जो आपकी परीक्षा में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद दोस्तों।